नमस्ते बंधुओं, फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल अभीज भारत पर। और आज फिर वही कश्मीर की बात करेंगे हम लोग। कश्मीर एक ऐसी समस्या जो आज भी आए दिन हमें परेशान करती रहती है। आज भी हमें अक्सर सुनने में आता है कि वहाँ नाम पूछकर गोली मार दिया जाता है, हिंदुओं को जानकर कि हिंदू है तो हिंदू टीचरों को मार दिया जा रहा है, कश्मीरियों को मार दिया जा रहा है। कश्मीर की समस्या का नाम लेते ही हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम याद आता है। और ज़्यादातर इतिहासकार और बुद्धिजीवी ये मानने में लगे रहते हैं कि कश्मीर की समस्या की देन पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इसके अगेंस्ट में हमारे जो वामपंथी और जो नेहरूवादी इतिहासकार और चिंतक हैं, वो उनको इस बैक फुट पे जाने से बचाने के लिए नेहरू को एक नए तरह का इतिहास या सिस्टम बताने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन सत्यता इन दोनों के बीच में है। ऐसा नहीं है कि नेहरू कश्मीर का विलय भारतवर्ष में नहीं कराना चाहते थे, वो चाहते थे, लेकिन उनसे कुछ जाने अनजाने में ऐसी गलतियां हुई जिसकी वजह से आज कश्मीर समस्या आज भी उसी तरह से अपने विकराल रूप में दिखाई देता है। कश्मीर का मुद्दा एक ऐसा मसला था जिसमें नेहरू जी का पर्सनल इंटरेस्ट था। वो कश्मीरी पंडित थे और सबसे बड़ी बात कि कश्मीर के युवा नेता शेख अब्दुल्ला के मित्र थे। और कश्मीर की समस्या जो आज है या जो जितना पिछले समय में हमने देखा, इसको बनाने में इस दोनों जोड़ियों का बहुत बड़ा रोल रहा है। नेहरू की अदूरदर्शिता समझ लें या उनका भोलापन, उन्होंने कभी भी शेख के कैरेक्टर को समझा ही नहीं। शेख अब्दुल्ला को बिना समझे कश्मीर समस्या को हम नहीं समझ सकते। शेख अब्दुल्ला के विषय में 2 मिनट की बात जरूरी है। शेख अब्दुल्ला 1930 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से अपनी बीएससी में स्नातक की डिग्री प्राप्त करके खाड़ी पहुंचे। खाड़ी पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पे एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से जानी जाती है। वहां के तत्कालिक डोगरा राजा हरि सिंह के विरुद्ध शेख अब्दुल्ला ने एक मुहिम शुरू की और मस्जिदों में और मुसलमानों को एकत्रित कर करके उन्होंने हिंदुओं के विरुद्ध एक ऐसा भरा हिंदू मुसलमानों के दिमाग में कि ये उस समय तक वहां हिंदू माइनॉरिटी में हो गया था और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। मुसलमानों को इतना रेडिकलाइज किया शेख अब्दुल्ला ने कि उस समय कश्मीर का 5वां एक्सोडस हुआ। 5वां नरसंहार जो कश्मीर का हुआ वो 1931 में हुआ, जिसमें बहुत सारे हिंदुओं को मारकर भगाया गया और कन्वर्जन कराया गया। लेकिन वो अलग एक मसला है। यहां भारत, पिछले वीडियो में हमने देखा था किस तरह से 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने एक्सेशन डॉक्यूमेंट्स पे साइन किए और जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलय पत्र था उस पे साइन करके कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। और वो एक्सेशन जो डॉक्यूमेंट्स था वो वही था जो और 665 प्रिंसली स्टेट्स के थे। सारा एक ही तरह, मतलब बिंदी कामा में भी कोई फर्क नहीं था, सामान्य ढंग से एक्सेशन हुआ था। इससे पहले की भूमिका और स्टेट्स के अलावा कश्मीर में अंतर क्या था? सिर्फ एक अंतर था कि उस समय कश्मीर पर पाकिस्तान की सेना ने कबायलियों के बेस में आक्रमण कर दिया था 4 दिन पहले। इस एक्सेशन के 4 दिन पहले 22 अक्टूबर को कबायलियों के बेस में पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर पर आक्रमण किया। ऐसा नहीं था कि भारत के नेताओं को पता नहीं था कि पाकिस्तान जबरदस्ती कश्मीर का अपने में मिलाना चाहता है। 27 इसके करीब 25 दिन पहले पंडित नेहरू ने एक पत्र लिखा सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और वो पत्र छपा है कश्मीर एंड हैदराबाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पीएन चोपड़ा जी की पुस्तक है। इसमें जो पत्र लिखा है नेहरू जी ने,
उन्होंने स्पष्टता से ये बात बताई है कि पाकिस्तान पंजाब और सिंध प्रांत की तरफ से यहां पे आक्रमण करने वाला है कश्मीर में। इस आक्रमण के 25 दिन पहले पंडित नेहरू को पता था इस बात का, और खुफिया ने उनको बताया था। उन्होंने पत्र में बाकायदे डिटेल में लिखा है कि खुफिया विभाग सोर्सेस से पता चल रहा है कि पाकिस्तान वहां पर आक्रमण करने वाला है। उसके बाद भी ये चेते नहीं, ये सिर्फ इस पत्र लिख रहे थे कि उस पत्र में यह भी लिखा उन्होंने कि महाराजा की सेना पाकिस्तान की सेना का जवाब नहीं दे पाएगी और उसके लिए महाराजा को शेख अब्दुल्ला की मदद लेनी पड़ेगी, शेख को रिहा करना पड़ेगा। शेख उस समय बंद थे, शेख क्विट कश्मीर मूवमेंट चला रहे थे जिसमें महाराजा हरि सिंह को कश्मीर से बाहर खदेड़ने का षड्यंत्र किया गया था, एक आंदोलन चलाया था इन्होंने। तो ये पिछले वीडियो में हमने चर्चा कर ली है। इसमें यह जानना जरूरी है कि भारत पर, कश्मीर पर जो आक्रमण किया कबायलियों के बेस में पाकिस्तान सेना ने, उसके 25 दिन पहले पंडित नेहरू ने अपने पत्र के माध्यम से पटेल जी को बताया था कि इस तरह से आक्रमण करने वाले हैं, इसलिए शेख को छोड़ दिया जाए नहीं और कश्मीर का जल्दी से जल्दी विलय किया जाए, नहीं तो कश्मीर हमारे हाथ से चला जाएगा। पीड़ा पंडित जी को भी थी, कश्मीर का विलय पंडित जी भी कराना चाहते थे, ऐसा नहीं था पंडित जी की इच्छा नहीं थी। लेकिन हां, उनके मित्र लॉर्ड माउंटबेटन कई बार ये प्रयास कर चुके थे, महाराजा से मिलकर भी ये प्रयास कर चुके थे कि कश्मीर का विलय पाकिस्तान में होना चाहिए और आप पाकिस्तान में अपना विलय कर लो और पटेल को मैं समझा दूंगा। ये बहुत सारे किताबों के माध्यम से और तत्कालीन पत्रों के माध्यम से ये स्थापित है, इसको कोई मना नहीं करता। पटेल जी को कश्मीर में डायरेक्ट इंटरफियर करना नहीं था, पंडित नेहरू जी देख रहे थे। लेकिन पटेल जी ने उस समय सरसंघ चालक जो गुरुजी थे, गुरुजी को भेजा महाराजा हरि सिंह के पास और गुरु गोलवलकर जी के समझाने पर महाराजा हरि सिंह ने भारतवर्ष में विलय पत्र पर साइन करके भेजा फाइनली। लेकिन जवाहरलाल और शेख को भी छोड़ दिया, हरि सिंह ने शेख को भी रिहा कर दिया और शेख के साथ भेजा विलय पत्र साइन करके। और वहां पे उसके बाद भारतीय जब 26 अक्टूबर की रात को 27 अक्टूबर से श्रीनगर में संभाला कमान, तो आपको पता है कि किस तरह से पाकिस्तान की सेना जो कबायलियों के बेस में आई थी, उनको किस तरह से पीटते हुए, भगाते हुए भारतीय सेना बहुत दूर तक खदेड़ती गई। और उसमें आप सबको पता है कि किस तरह से कर्नल राजीव राय का बारामूला में बलिदान हो गया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी और कबायलियों को खदेड़ दिया। उसी तरह से कर्नल सोमनाथ शर्मा जब कभी जम्मू कश्मीर श्रीनगर उतरेंगे तो बाहर ही सोमनाथ शर्मा जी की उनका स्मारक बना हुआ है। इन्होंने किस तरह से बंदीग्राम से बुरी तरह से खदेड़ा, लेकिन शहीद हुए। मेजर थनैया टैंक लेके पहुंच गए थे कश्मीर पाकिस्तानी कबायलियों के बेस में जो पाकिस्तानी सेना थी उसको भगाने के लिए, लेकिन नेहरू ने रोक दिया, कहा कि नहीं, जब उधर से टैंक का प्रयोग नहीं हो रहा है तो आप भी टैंक का प्रयोग नहीं करेंगे। वस्तुतः नेहरू जी कभी भी अपने दूरदर्शिता ढंग से किसी प्रॉब्लम को देख ही नहीं पाए। कश्मीर समस्या को उलझाने में नेहरू का सबसे बड़ा रोल इसलिए माना जाता है कि उन्होंने अपनी दोस्ती के लिए शेख जैसे आदमी, जो बिल्कुल रेडिकल इस्लामिक आदमी है, जिसने कश्मीर को बाद में आप देखेंगे कि इनको अरेस्ट करना पड़ा, नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट करके 11 साल तक जेल में भी रखा। क्यों? क्योंकि वो कश्मीर को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए रसिया से पैक्ट कर रहे थे। कश्मीर भौगोलिक स्थिति आप देखेंगे तो बिल्कुल रसिया के बॉर्डर पे है, चाइना इधर है, रसिया इधर अफगानिस्तान है बगल में। तो जो उसका भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से वो इतना प्राइमरी लोकेशन पे है कि वहां पूरे इंटरनेशनल कंट्रीज जो है, इंटरनेशनल अफेयर्स, उनका सबका दिमाग वहां पर लगा रहता था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भले इंग्लैंड और रसिया साथ में मिलकर लड़े हों, लेकिन इनकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहा है। अभी कश्मीर के बारे में समस्या पैदा करने वाले नेहरू, सबसे ज्यादा जिम्मेदार नेहरू को ही क्यों मानते हैं? उसका मुख्य कारण यही है कि बार बार
राजा हरि सिंह के एक्सेशन पे साइन करने के लिए कहने के बावजूद भी सिर्फ नेहरू जी ने इसलिए नहीं भारत में विलय करवाया कि पहले शेख को छोड़ो और शेख को सत्ता सौंपो, सिर्फ छोड़ो नहीं, शेख को सत्ता सौंपो और आप कश्मीर से बाहर चले जाओ। यह नेहरू जी की मांग थी और अंत में यही हुआ। शेख को रिहा करना पड़ा महाराजा हरि सिंह को, और जब फाइनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन हो गया तो भारतीय सेना वहां पे पाकिस्तान की कबायली सेना को भगाते हुए चली जा रही थी और पाकिस्तानी सेना भागती पीछे तक चली जा रही थी और लगभग कश्मीर के 2/3 क्षेत्र भूभाग पर भारत की सेना ने कब्जा कर लिया था। लेकिन दुर्भाग्यवश पंडित नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पे, ये लॉर्ड माउंटबेटन हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि ये आदमी पहला भारत का गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड माउंटबेटन को, जिसके कहने पर पंडित नेहरू चले गए यूएन और एक तरफा इन्होंने 31 दिसंबर 2048 को सीज फायर की घोषणा कर दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह गलती किसी को समझ में नहीं आई और उन्होंने सिर्फ सीज फायर की घोषणा नहीं की, वो सीधा रेडियो पे गए और उन्होंने प्रसारित कर दिया, बिना किसी पटेल से भी कोई मशवरा नहीं किया था नेहरू जी ने, और सीधा जाके रेडियो पे अपनी बात रखी कि हम एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा करते हैं। ये विश्व इतिहास में बड़े आश्चर्य की बात थी कि जीतती हुई सेना युद्ध विराम की बात कर रही है। जो सेना जीत रही हो, जो एक छोटा सा देश पाकिस्तान नया नया निर्मित, जिसके पास इतनी कोई संसाधन नहीं थे, भारत एक बहुत मजबूत था उस समय भी, सेना की दृष्टि से भी और संसाधनों की दृष्टि से भी, उसके बावजूद भी नेहरू ने सीज फायर की एक तरफा घोषणा कर दी। और यही नहीं किया, वो इस मामले को यूनाइटेड नेशन में लेके चले गए और ये लेके गए माउंटबेटन के कहने पे। और इसमें किसी इतिहासकार को और किस चीजें हमें बताई नहीं जाती, ना हम उसको जानना चाहते हैं, लेकिन समस्या की जड़ यही है। माउंटबेटन कभी नहीं चाहता था कि भारत एक बहुत मजबूत देश बन के उभरे, जो इंग्लैंड को भी चुनौती दे दे या बड़ी बड़ी शक्तियों को, यूरोपीय शक्तियों को चुनौती दे सके। क्राउन के ही परिवार के थे लॉर्ड माउंटबेटन। एडविना स्ट्रेटेजिकली उनके साथ भेजी गई थी, इनका कोई बहुत अच्छे मधुर संबंध नहीं थे। एडविना के बारे में आपको पता ही है कि वो नेहरू जी से ज्यादा करीब थी, लेकिन माउंटबेटन की इंटरफेरेंस भारत की राजनीति में हमेशा नेहरू के जीवन काल तक लगभग चलता रहा। यूएन नेहरू गए और यूएन की स्थिति बता दूं, उस समय कोई देश यूएन नहीं जाता था, ना कोई ऐसी संस्था मानी जाती थी सार्वभौमिक, लेकिन भारत वो पहला देश था जो जीतती हुई सेना को सीज फायर करके यूएन पहुंच गया। यूएन आज भी है। यूएन ऐसी कोई बॉडी नहीं है जिसकी बात माननी सबको जरूरी हो, लेकिन नेहरू जी को अपनी विश्व छवि सुधारने के लिए और अपने को बड़ा नेता स्थापित करने के लिए, विश्व नेता स्थापित करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाने पड़े। और किस दबाव में वो यूएन चले गए वहां पे उन्होंने, और इस यूएन जाने की वजह से जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो एलओसी जो है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो क्षेत्र आज भी पाकिस्तान कब्जे में है, वो इस गलती की वजह से हुआ जो नेहरू जी ने 31 दिसंबर 1948 को किया। और उसके बाद 21 अप्रैल को यूएन का रिजोल्यूशन आया जिसमें यह कहा गया कि भारत जो है जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान शुड डिसाइडेड थ्रू द डेमोक्रेटिक मेथड ऑफ द फ्री एंड इंपॉर्टेंट प्लेबिसिट। तो इसमें सीधा सीधा कहा गया कि, लेकिन ये सिर्फ नहीं था, इसमें 3 शर्तें थी। पहली शर्त यह थी कि जो पाकिस्तान ने जिस भूभाग को कब्जा कर रखा है, पहले पाकिस्तान उस पूरे भूभाग को खाली करेगा। सिर्फ सेना ही नहीं, सेना के साथ साथ वहां पे रहने वाले कबायली और लोगों को भी वहां से बाहर निकालेगी। और पाकिस्तान के जो लोग हैं इन सबको पीओके से, जो आज भी पीओके है,
बना हुआ है। उससे पहले तो पहली शर्त यह थी कि पाकिस्तान अपनी सेना के साथ साथ वहां के लोगों को, वहां कबीलों को पहले खाली कराएगी। दूसरी शर्त थी कि भारत अपनी सेना में कटौती करेगा और उतनी ही सेना रखेगा जिससे कि शांति व्यवस्था बहाल की जा सके। और फिर तीसरी शर्त थी प्लेबिसिट की। लेकिन इस चीज को पहली ही शर्त, ये क्रम से होना था, ये भी ध्यान रखिए, ये पहला एक क्रम से चलेगा, ऐसा नहीं कि पहले प्लेबिसिट होगा। ये पहले पाकिस्तान को अपने कबाइलों को और सेना को पीओके से हटाना था। पीओके नहीं, जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र है वहां भी इस पूरे भूभाग को खाली करना था। लेकिन पहली ही शर्त पाकिस्तान बैकआउट कर गया और यूएन के रेजोल्यूशन का कोई मतलब नहीं रह गया। लेकिन इस समस्या की जड़, इसकी शुरुआत नेहरू की इसी गलती की वजह से मानी जाती है। इसके अलावा भी नेहरू ने गलती पे गलती करते रहे। पहला चुनाव हो चुका था हमारे देश का और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में स्थापित हो गई थी। उस समय भी नेहरू वहां प्लेबिसिट की बात करते थे और जनमत संग्रह के बारे में बातें करते थे। और दूसरी तरफ शेख अब्दुल्ला रसिया से मिलके किस तरह से षड्यंत्र कर रहा था अपना स्वतंत्र इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के लिए, कश्मीर को भारत से पूर्णतः अलग करने के लिए, जिसकी वजह से फाइनली शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट करना पड़ा और उसको 11 साल तक जेल में रहा वो। इसके अलावा आगे भी कश्मीर के मुद्दे पर कांग्रेस की जो नीति रही है, नेहरू ने जो नीति बनाई, बाद में नेहरू के वंशजों ने और उनके जो नेहरूवादियों ने जिस तरह से कश्मीर प्रॉब्लम्स को हैंडल किया, उसकी वजह से आज कश्मीर में इतनी ज्यादा दहशतगर्दी है। और इस तरह से कश्मीर की विडंबना है कि ऐसे अदूरदर्शी लोग हमारे देश में प्रधानमंत्री रहे और इस तरह से काम करते रहे। मैं नेहरू के विषय में गलत नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मेरा सिर्फ ये मानना है और मैं तथ्यों के आधार पर यह प्रूव करूंगा कि आने वाले समय में भी गलतियों पे गलती करती रही है कांग्रेस की सरकार कश्मीर समस्या को हल करने के लिए। आज बस इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।